विनायक दामोदर सावरकर, ये वो नाम है जिस पर आज तक राजनीति होती है। कुछ नेता हैं जो आज तक भारत की आजादी में सावरकर के योगदान को स्वीकार नहीं कर पा रहे, बल्कि आज भी वीर सावरकर को गांधी जी के हत्या का आरोपी बताते हैं। जबकि गांधी जी की हत्या के आरोप से विनायक सावरकर आज से 74 साल पहले बरी हो चुके थे। खुद कोर्ट ने सावरकर को दोषमुक्त किया था, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता आज तक वीर सावरकर बोल नहीं पाते। वो सावरकर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। उनके लिए सावरकर देशभक्त नहीं बल्कि डरपोक और गांधी जी के हत्यारे हैं। हालांकि यह बात कई बार साबित हो चुकी है कि सावरकर कितने बड़े देशभक्त थे। आज वीर सावरकर की बात इसलिए क्योंकि आज से 74 साल पहले 15 नवंबर के दिन, यानी कल जो 15 नवंबर गया, उस दिन गांधी जी की हत्या के आरोपी नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई। लेकिन उसी केस में वीर सावरकर बरी हुए थे और आज देश को मैं वो इतिहास बताना चाहता हूं। अगली बार आपको कहे कोई कि सावरकर ने गांधी जी की हत्या की थी, उसमें वो भी थे, तो ये सब फैक्ट्स बताइएगा कि महात्मा गांधी की हत्या और उसके कोर्ट ट्रायल की शुरुआत कैसे हुई। पहले इसके बारे में शॉर्ट में सुनिए, फिर पूरा फैक्ट्स बताता हूं। कोर्ट रूम में सावरकर ने जो दलीलें दी, आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। 30 जनवरी 1948 का दिन था जब महात्मा गांधी दिल्ली के बिड़ला भवन में शाम की प्रार्थना के लिए सभा में जा रहे थे। उसी समय नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी। गोडसे ने बेरेटा पिस्टल से गांधी जी को 3 गोलियां मारी और गांधी जी की हत्या से पूरे देश में सनसनी फैल गई। नाथूराम गोडसे को फौरन पकड़ लिया गया था। गांधी जी की हत्या में नाथूराम गोडसे के अलावा 8 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें विनायक सावरकर का नाम भी शामिल था। इस तस्वीर में सभी आरोपी आपको दिख रहे हैं। जिन 8 लोगों का नाम था उसमें बीच में नाथूराम गोडसे, बगल में आपको विनायक सावरकर दिख रहे हैं, तो उनको भी आरोपी बनाया गया। नाथूराम गोडसे और सावरकर के अलावा बाकी आरोपियों के नाम थे नारायण दत्तात्रेय आप्टे, विष्णु रामकृष्ण करकरे, दिगंबर रामचंद्र बड़गे, मदन लाल कश्मीरी लाल पावा, शंकर किश्तैया, गोपाल गोडसे, दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे। इन सभी में सावरकर सबसे बुजुर्ग थे और उस समय सावरकर की उम्र 65 साल की थी। यह वो समय था जब वीर सावरकर की सेहत भी ठीक नहीं रहती। गांधी जी की हत्या के 3 महीने बाद केस चला, ट्रायल की शुरुआत हुई। इसमें आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए गए, जिसके मुताबिक 13 मई 1948 को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि गांधी जी की हत्या का केस लाल किले में चलेगा। लाल किले के एक हिस्से को जेल में बदल दिया गया और इसी जेल की बैरक्स में सभी आरोपियों को रखा गया। आरोपियों पर जिन धाराओं में केस चला उनमें आईपीसी के सेक्शन 109, 114, 115, 120 बी, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, 1908 के सेक्शन 3, 4, 5, 6, आर्म्स एक्ट 1878 का सेक्शन 19 डी और 19 एफ लगाया गया। महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए दिगंबर बड़गे बाद में सरकारी गवाह बन गए थे और दिगंबर बड़गे ने कोर्ट में सावरकर के खिलाफ गवाही दी और उसी गवाही को आधार बनाकर सावरकर के खिलाफ केस चला। डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा कि दिगंबर बड़गे ने सावरकर के खिलाफ गवाही में 4 प्रमुख बातें बताई। गांधी जी की हत्या से पहले 14 जनवरी को नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे और दिगंबर बड़गे ने हथियार समेत सावरकर से उनके घर पर मुलाकात की थी। पॉइंट नंबर 1 ये बड़गे ने अपनी गवाही में कहा। नारायण आप्टे ने दिगंबर बड़गे से कहा कि सावरकर ने तय कर लिया है कि गांधी जी की हत्या करनी है और इसका जिम्मा आप्टे और बड़गे को सौंपा गया था। यह था पॉइंट नंबर 2 जो बड़गे ने अपनी गवाही में वीर सावरकर के खिलाफ कहा। 17 जनवरी को सावरकर ने नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे से एक और मुलाकात की और जिसमें सावरकर ने मराठी में कहा था कि यशस्वी हो यानी सफल हो। यह पॉइंट नंबर 3 गवाही का जो वीर सावरकर के खिलाफ दिया गया। और ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स पर वीर सावरकर ने अपना पक्ष रखा तो क्या कोर्ट में हुआ वो बताऊंगा। सावरकर से मिलने के बाद आप्टे ने बताया कि सावरकर ने भविष्यवाणी की थी कि इसमें कोई संदेह नहीं कि यह काम गांधी जी की हत्या सफल होगा। ये 4 बातें सावरकर के खिलाफ दिगंबर बड़गे ने कही थी और इन्हीं बातों के बाद सावरकर के खिलाफ केस चला। लेकिन वीर सावरकर ने जो दलीलें कोर्ट में दी, जिससे दिगंबर बड़गे की बातों को साबित करना
मुश्किल हो गया और बाद में सावरकर को बाइज्जत बरी किया। दरअसल खराब सेहत के बावजूद ट्रायल के दौरान सावरकर तय तारीख पर कोर्ट पहुंचे और अपना बयान पढ़ा। सावरकर ने कोर्ट रूम में खड़े होकर 57 पेज का लंबा स्टेटमेंट पढ़ा और वो भी बुलंद आवाज में। पूरा स्टेटमेंट खत्म करने में सावरकर को करीब 2.5 घंटे का वक्त लगा। कोर्ट में सावरकर ने सबसे पहले अपनी बैकग्राउंड और शैक्षणिक उपलब्धियों का जिक्र किया। इसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक करियर और हिंदू महासभा संगठन को बनाए जाने का मकसद बताया। महात्मा गांधी की हत्या के आरोपियों से संबंधों को लेकर सावरकर ने कोर्ट में बताया कि हिंदू महासभा के काम को लेकर उनका नाथूराम गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे से परिचय हुआ। आगे सावरकर ने कोर्ट को बताया कि गोडसे और आप्टे ने उनसे कहा था कि दोनों मिलकर राइफल क्लब शुरू करना चाहते हैं। इसके अलावा सावरकर ने यह भी बताया कि दत्तात्रेय सदाशिव पुरचुरे को इसलिए जानते हैं क्योंकि वो ग्वालियर में उनकी पार्टी के नेता हैं। विष्णु रामकृष्ण करकरे को लेकर सावरकर ने दलील दी कि करकरे ने उनकी पार्टी की टिकट से निकाय चुनाव जीता था, इसलिए उन्होंने करकरे के बारे में सुना था। यानी जितने आरोपी थे उनसे सावरकर का क्या कनेक्शन था, वो एक एक बात उन्होंने कोर्ट में बताई। महात्मा गांधी की हत्या के एक और आरोपी दिगंबर रामचंद्र बड़गे, जिन्होंने सावरकर के खिलाफ बयान दिया, उनको लेकर सावरकर ने कहा कि बागड़े ने उन्हें चिट्ठी लिखी। सावरकर के मुताबिक चिट्ठी में बड़गे ने बताया कि वो हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं और कम्युनिटी की रक्षा के लिए हथियार भी बेचते हैं। कोर्ट में दी गई दलील में सावरकर ने गांधी की हत्या के बाकी 3 आरोपियों से किसी भी तरह की जान पहचान होने से इनकार कर दिया। ये आरोपी थे शंकर किश्तैया, गोपाल गोडसे और मदनलाल कश्मीरी लाल पाहवा। दिगंबर बड़गे ने सावरकर के खिलाफ गवाही में जो बातें कही उन पर सावरकर ने अपनी दलीलें पेश की। सावरकर ने एक एक करके बड़गे की बातों का जवाब देना शुरू किया और इसके बारे में इतिहासकार विक्रम संपत ने अपनी किताब सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी में लिखा है कि 14 जनवरी 1948 की रात को गोडसे, आप्टे और बड़गे सावरकर सदन पहुंचे। सावरकर सदन सावरकर के घर का नाम था। सावरकर के घर के बाहर नारायण आप्टे ने बड़गे के हाथ से बैग ले लिया और बड़गे जो गवाही दे रहे हैं सावरकर के खिलाफ, उनको बाहर इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद आप्टे और गोडसे अंदर चले गए। 5 से 10 मिनट के बाद ये दोनों बाहर आए। तब आप्टे के हाथ में बैग था। सावरकर ने कहा कि इससे यह साबित नहीं होता कि आप्टे और गोडसे उनसे ही मिलने आए थे, क्योंकि हो सकता है दोनों ग्राउंड फ्लोर पर हिंदू संगठन के मित्रों से मिलने आए, क्योंकि उनके उस घर में कई लोग और रहते थे। सावरकर ने कहा कि हो सकता है कि बड़गे ने खुद को बचाने और पुलिस के दबाव में ये बातें कही। किसी अप्रूवर के बयानों को तब तक विश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि उन्हें स्वतंत्र और अच्छे सबूतों के जरिए साबित न किया जा सके, और बड़गे के आरोप साबित नहीं हो पाए। भाई बड़गे बाहर खड़ा है और वो कह रहा है कि अंदर क्या हुआ वो उसको पता है, तो साबित करना होगा ना कि कैसे पता है। तुम तो बाहर थे और अंदर जो लोग गए वो किससे मिलके नहीं आए, नहीं आए, तुमने तो देखा नहीं। सावरकर ने आगे कहा कि बड़गे को कैसे पता कि उन्होंने आप्टे और गोडसे को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया, तुम तो थे नहीं अंदर। जबकि बड़गे ने खुद कहा कि वो अंदर नहीं गए थे बल्कि नीचे इंतजार कर रहे थे। तो बड़गे को कैसे पता चला कि अगर गोडसे और आप्टे ने सावरकर से मुलाकात की भी थी तो तीनों में बात क्या हुई थी? यहां पर पकड़ा गया बड़गे। सावरकर ने यह भी कहा कि उनसे मिलना इतना आसान नहीं था, और इसके बाद भी अगर गोडसे और आप्टे उनसे मिलने में कामयाब रहे तो यह मान लेना बेतुका है कि उन्होंने आपराधिक साजिश के बारे में ही बात की। गांधी जी की हत्या के केस में एक टैक्सी ड्राइवर का भी बयान दर्ज किया गया था और इसी टैक्सी ड्राइवर के बयान के आधार पर सावरकर ने अपनी दलीलें पेश की। विक्रम संपत ने अपनी किताब सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी में इसके बारे में भी लिखा है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने बयान दिया कि शिवाजी पार्क के पास 4 यात्री उसकी टैक्सी से उतरे। उसने इन सभी लोगों को अपनी दाहिनी तरफ सड़क के कोने पर बने दूसरे घर तक जाते देखा। टैक्सी ड्राइवर ने दावा किया कि चारों लोग करीब 5 मिनट बाद टैक्सी में वापस आ गए। टैक्सी ड्राइवर के इस बयान पर सावरकर ने एक मंजे हुए वकील की तरह कोर्ट रूम में दलील पेश करते हुए कहा कि टैक्सी ड्राइवर ने बयान में जिस घर का जिक्र किया उससे यह साबित नहीं होता कि चारों लोग मेरे ही घर में आए थे। सावरकर ने यह भी कहा कि अगर बड़गे के उस दावे को सही मान लिया जाए कि चारों लोग सावरकर सदन के अंदर गए, सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, उनसे बात भी की, इसके बाद वो चारों आरोपियों के साथ नीचे भी आए, उनको आशीर्वाद भी दिया और फिर चारों लोग टैक्सी की तरफ लौट गए, तो इतना सब होने में कम से कम 20 से 25 मिनट तो लगेगा, क्योंकि सावरकर 65 साल के थे।
ये लोग दौड़ते हुए गए, ऊपर पहुंचे, बोले कि हाँ सर हम ऐसा मारना चाहते हैं। बोले हाँ बहुत यशस्वी भाव, चलो चलो जल्दी, हमको 5 मिनट में नीचे टैक्सी ड्राइवर को अपनी शक्ल दिखानी, सब नीचे उतरे, आशीर्वाद दिया और जाके गाड़ी में 5 मिनट बैठ गए। तो पूछा उन्होंने सावरकर ने कोर्ट में, ये सब 5 मिनट में कैसे हुआ? टैक्सी ड्राइवर तो कह रहा है कि ये लोग 5 मिनट में लौटा है। सावरकर ने आगे कहा कि टैक्सी ड्राइवर क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान 5 मिनट में उनके लौटने के दावे पर कायम रहा, जिसके लिए टैक्सी ड्राइवर ने दलील दी थी कि उसके लिए पैसेंजर के लौटने में लगा समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के आधार पर टैक्सी का किराया तय होता है। तो उसको याद था कि 5 मिनट में ये लोग लौटे थे। यानी जिस सरकारी गवाह दिगंबर बड़गे के बयान पर सावरकर के खिलाफ केस चला, उन सारे आरोपों की हवा सावरकर ने अपनी दलीलों से खुद कोर्ट में निकाली। इसके अलावा सावरकर ने बहुत सारी दलीलें दी। ट्रायल के दौरान सावरकर ने कहा था कि केस की शुरुआत में कहा गया कि गोडसे और आप्टे उनके वफादार थे और उनके आदेश के बिना यह अपराध नहीं कर सकते थे। इसे साबित करने के लिए ढेर सारे दस्तावेज हैं, लेकिन उनके घर से बरामद की गई 143 फाइलों और उनमें मौजूद 10,000 पत्रों में एक भी सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि ये लोग इतने वफादार थे सावरकर से। और आप्टे के साथ 120 से 125 पत्रों में क्या था वो पहले ही बता चुके। इसके अलावा 1946 में एक पत्र को छोड़कर उनके बीच कोई पत्राचार नहीं हुआ। 1947 और 1948 में भी गोडसे आप्टे के साथ उनका कोई पत्राचार नहीं हुआ। इतने करीबी थे। अरे भाई उस जमाने में मोबाइल तो था नहीं, फोन तो उस तरह से था नहीं, तो पत्राचार ही ना होगा अगर बहुत करीबी होंगे। कोई पत्राचार ही नहीं है, लेकिन हाँ बहुत करीबी, बिना उनके कोई काम नहीं करते। तो 2-4 साल कुछ काम नहीं किए क्या? सावरकर ने यह भी कहा कि जब से उन्होंने और महासभा की लीडरशिप ने सरकार के प्रति नरम रुख अपनाना शुरू किया, तो नाथूराम गोडसे और आप्टे के साथ कई हिंदू संगठनवादियों ने उसे विचारधारा के साथ विश्वासघात के तौर पर देखा। उन्होंने खुले तौर पर महासभा के नेतृत्व का विरोध करना शुरू किया। उनका मानना यह था कि कांग्रेस और उसके दिग्गजों के पक्ष में झुकाव की तरह है। उन लोगों ने महासभा के प्रस्तावों और फैसलों की खुलेआम निंदा की। सावरकर की इस दलील से साफ हो रहा था कि महासभा के फैसलों से नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे जैसे लोग नाराज थे और उनके काम में सावरकर और महासभा की लीडरशिप का कोई हाथ नहीं था। दिगंबर बड़गे के आरोपों के अलावा सावरकर पर और भी आरोप लगे, लेकिन सावरकर ने सभी आरोपों पर जवाब दिया। आरोप यह भी लगा था कि सावरकर ने नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे की आर्थिक मदद की। सावरकर ने जवाब में कहा कि अग्रणी नाम का मराठी अखबार शुरू करने के लिए 15,000 रुपए लोन के तौर पर दिए थे और लोन की शर्तें भी थी। सावरकर ने आगे कहा कि अग्रणी अखबार के लिए उनके अलावा कई नेताओं, मंत्रियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने भी पैसे दिए। तो क्या उन सबको भी गांधी जी की हत्या का आरोपी बनाना चाहिए? भाई एक अखबार शुरू हो रहा है, उस वक्त सब लोग अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ रहे थे या देश में आजादी की बात कर रहे थे। एक अखबार आया, बहुत लोगों ने पैसे दिए, तो सब गांधी जी की हत्या के पीछे थे। सावरकर ने कहा कि उन्होंने केवल हिंदू संगठन के नेता के तौर पर अग्रणी अखबार की मदद की और इसी तरह से दर्जनों लोगों ने भी मदद की थी। गोडसे ने कई बार सावरकर को लिखित में कहा कि वो सावरकर के साथ दिल्ली जाना चाहते, लेकिन सावरकर ने मना किया। सावरकर ने कहा कि उनकी सभा में हजारों लोग आते हैं, सैकड़ों लोग उनसे मिलते हैं, क्या किसी से मिलने और बात करने के आधार पर उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है क्या? सावरकर ने यह भी कहा कि अग्रणी खबर का फाउंडर बनने की भी पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दी। यहां तक कि अखबार में आर्टिकल लिखने के बदले पैसे देने की भी पेशकश हुई, जिसे सावरकर ने ठुकरा दिया। गांधी जी की हत्या के केस में 1949 तक सुनवाई चली और 10 फरवरी 1949 को इस केस में फैसला सुनाया गया। जस्टिस आत्माचरण ने नाथूराम गोडसे और आप्टे को फांसी की सजा सुनाई। करकरे, मदनलाल, गोपाल शंकर और परचुरे को उम्र कैद की सजा हुई। सरकारी गवाह बनने की वजह से बड़गे को माफी मिल गई, जबकि अपने फैसले में जस्टिस आत्माचरण ने सावरकर को बरी कर दिया। और सावरकर पर फैसला सुनाते हुए क्या कहा था यह भी सुनिए। जज ने कहा कि विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ केस सिर्फ सरकारी गवाह के बयान पर टिका है। जज ने आगे कहा कि सावरकर के खिलाफ यह तर्क दिया जा रहा है कि सरकारी गवाह के आरोपों का कुछ हिस्सा टैक्सी ड्राइवर के बयान से मेल खाता है। आगे जज ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं जिससे यह साबित हो सके कि गांधी जी की हत्या से पहले नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे के बीच क्या बात हुई। जज ने यह भी कहा कि वीर सावरकर की गोडसे और आप्टे से हुई बातों से यह साबित भी नहीं होता कि ये बातें महात्मा गांधी की हत्या के संदर्भ में की भी गई थी या नहीं। आखिर में जज ने कहा कि ऐसे में सिर्फ सरकारी गवाह की कही बात के अलावा चूंकि और कोई सबूत ही नहीं है, तो कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा और इसीलिए
वीर सावरकर को बरी कर दिया गया। लेकिन आज भी सावरकर से नफरत करने वाले लोग सावरकर को डरपोक और गांधी जी का हत्यारा बताते हैं, जबकि फैक्ट्स ये कि कोर्ट से उन्हें बरी किया गया। गांधी जी की हत्या के आरोप से सावरकर मुक्त हो गए थे। उस समय भी इस पर सवाल उठे थे और इसी पर उस समय के ब्रिटिश लेखक रॉबर्ट पायने ने अपनी किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ महात्मा गांधी में लिखा कि विनायक सावरकर कभी भी षड्यंत्रकारियों से नहीं मिले और अगर वो मिले भी तो उस मुलाकात का गांधी जी की हत्या की साजिश से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आपको पता है कि झूठ की गति जो है ना, वो इतनी तेज होती है कि उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम पाठशाला में सच बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं, ताकि आप उस झूठ से बच सकें। लेकिन गति तो एक और चीज की भी होती है।